शायद ही आपने कहीं सुना होगा ऐसा कि किसी प्रदेश का बजट 12 मिनट के अंदर में पढ़ लिया गया, समेट दिया गया, जिस प्रदेश की आबादी 14 करोड़ है और जिस बजट का आकार 3,47,589 करोड़ का है, जिस प्रदेश की आबादी में सर्वाधिक संख्या जेनजी की है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि 22 साल के उम्र वाले बच्चों की संख्या 22 से अधिक उम्र वाले लोगों के से ज्यादा है। लेकिन ऐसा हुआ है और वो भी बिहार में, तारीख 3 फरवरी 2026। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और मेरे साथ बैठे हुए हैं न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। जब यह बजट पढ़ा गया विधानसभा में, तब हर आम और खास जो बजट में रुचि रखते हैं वो चौंक गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मात्र 12 मिनट में 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट कैसे पढ़ा जा सकता है। लिहाजा हम लोगों ने उन बजट के कागजात को खंगालना शुरू किया जिसमें बजट लिखा गया था। बजट दरअसल खर्च का लेखा जोखा ही नहीं होता, घोषणाओं का पुलिंदा होता है। आने वाले साल में सरकार क्या नया करने वाली है यह भी बताया जाता है। 2025-26 का बजट चुनावी बजट था, 52 घोषणाएं हुई थी उसमें। इस बार यह संख्या 5 भी नहीं हो पाई। 52 घोषणाएं हुई थी और उसके प्रचार प्रसार पे कहा जाता है कि 60 लाख रुपए। उन घोषणाओं के जो पिछले साल का बजट था 2025-26 का, उसके बजट पर डिस्कस करने के लिए रील बनाए गए। 1-1 मिनट के 1-1 लाख रुपए के बजट में 15 रील बने और पूरे बिहार में बजट पर डिस्कशन करने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिन कार्यशालाओं का एक कार्यशाला का खर्च 4 से 5 लाख रुपए था। बताया जाता है। अब हम अपने एडिटर इन चीफ सर से समझना चाहते हैं, चूंकि वो उनका पत्रकारीय अनुभव ज्यादा है, ऐसा हुआ क्यों? क्या वित्त मंत्री की उम्र अधिक है इसलिए, या राज्य सरकार के पास इस बार कहने के लिए कुछ नहीं है, चुनाव पार हो चुका, नारा और धारा के सहारे जो लोग विधानसभा में आंकड़ों का खेल होता है, वो आंकड़ों का खेल प्राप्त करने में नीतीश कुमार कामयाब हो गए। अब आंकड़ा नहीं चाहिए, इसलिए जिस तरीके से भी हो समय पार कर देना है। माजरा क्या है? देखिए, पिछली बार धीरेन्द्र चुनावी बजट था। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को ये बताएं कि बिहार का यह बजट का आकार जितना बड़ा है, मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं सरल शब्दों में कि शेर के खोल में यह रंगा सियार है। हम कोशिश करते हैं बहुत सारी, ये बिल्कुल सामान्य शब्दों में रखने की कोशिश हो रही है कि हम जितना कॉमन टर्म में इस्तेमाल करें ताकि आप बेहतर समझ सकें कि बजट इतना छोटा क्यों है और बजट में आपके लिए क्या है और क्या नहीं है। चूंकि इनके पास आपने जैसा बताया कि घोषणा कुछ नहीं, 2-3 घोषणा जिसमें एक्सप्रेसवे वगैरह की बात सालों से चलते रहती है। हाँ। और 3 नए एक्सप्रेसवे की बात हुई तो घोषणा शून्य, नगण्य के बराबर। बिल्कुल, इसलिए इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। दूसरी बात जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें कि ये औने पौने बजट पूरा तैयार किया गया जी। इशू एक अलग है कि आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो अलग मसला है। लेकिन जो जिस तरीके से बजट है और बजट का जो आकार बढ़ाया गया, कहा कि 30 लाख करोड़ बढ़ाया गया, ये 30,694 करोड़ रुपया पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बजट का आकार बड़ा है। मतलब पिछली बार ये 3,30,000 कम, इसका मतलब कि 3,14,000 के आसपास का ये बजट रहा होगा। 10,000, 12,000, 13,000 जो भी रहे, इस बार पिछली बार के मुकाबले 30,000 करोड़। लेकिन समझना होगा कि इस बजट में है क्या, आखिर खर्च कहां जा रहा है। और जो विकास का पैमाना माना जाता है कि हम बिहार में ये कर लेंगे, बिहार में ये करेंगे, भवन निर्माण में करेंगे, ग्रामीण विकास में करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे, मतलब कई डिपार्टमेंट है, तो वहां हम करेंगे क्या? इस बारे में विकास ही आधार है। बिल्कुल होगा ना कि सड़क बन जाएगी, स्कूल बनेंगे, पुलिस में बहाली होगी, जगह जगह पुल बनेगा, बहुत सारा फैक्टर है।
लेकिन सवाल है कि आप जरा सोचिए 3,47,000 करोड़ का बजट है, बिल्कुल, अगर देखते हैं हाँ, गोल मोल। लेकिन स्थापना मद में वेतन हो गया, बाकी वेतन है, पेंशन है, स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में हो गया, वार्षिक स्कीम मद में हो गया, सहायक अनुदान वेतन हो गया, संविदा अंतर्गत वेतन हो गया, अगर पेंशन, ब्याज भुगतान वगैरह बाकी तमाम चीजों को देखने के बाद 1,79,327 करोड़ रुपया वहां चला गया। मतलब गोल मटोल अगर आप देखेंगे तो 60% हिस्सा जो है पूरे बजट का इनका सोड्डा हो जाता है उसमें वेतन देने में 96,000 करोड़ रुपया, या कर्ज देने में, फिर सहायक संविदा अंतर्गत वेतन, ब्याज भुगतान करने में, लोक ऋण अदायगी करने में, पेंशन में 35,000 करोड़ रुपए इनका चला जाता है। ये सीधे सीधे खर्च है, सीधे खर्च है। अब इनके पास जो बचता है उसमें आप जरा सा चलिएगा। नहीं, इसके पहले, बचत के पहले भी और खर्च है। हाँ, ये तो सीधे सीधे आपका कैपेक्स हो गया, इतना आपका खर्च है। अब ऑपरेशनल खर्च कुछ है, वो ऑपरेशनल खर्च का आंकड़ा अगर हम जोड़ देते हैं, जैसे अधिकारी चलेंगे, हाँ, नेताजी जाएंगे, दिल्ली कहीं जाएंगे तो उनके रहने, ये तमाम खर्च, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके उदाहरण के लिए, जो आप लोग आज अखबार पढ़े होंगे या टेलीविजन देखे होंगे या अन्य सोर्स से आपको खबर मिली होगी, उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री अब रेंज रोवर से चलेंगे। ये इस बजट में नहीं है। ये जो स्थापना और प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं, ये उससे बाहर का मसला है, ये ऑपरेशनल खर्च है। अब इस तरीके का जो खर्च आ गया, एक मुख्यमंत्री के लिए 3 रेंज रोवर खरीदा जा रहा है, यह भी एक पॉलिटिकल डिस्कशन का मसला है कि तीनों चलेंगे, माने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सब चलेंगे या यही चलेंगे। ये जो आकस्मिक खर्च ये सब है। अब ऑपरेशनल खर्च है, ये खर्च अगर जोड़ देते हैं तो बिहार सरकार का जो खर्च है, जो कमिटेड खर्च है, जो अनुमानित खर्च होना ही होना है, वो तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। अब बजट इनके पास है 3,47,000 करोड़ का। अब आप जो बता रहे हैं कि बाकी जो 1,22,000 करोड़ रुपया बच रहा है, उसमें कैसे कैसे है। अब उसमें भी थोड़ा सा हम खेल उसके बाद ये करेंगे। लेकिन इसमें सबसे टॉप पे अगर स्कीम बजट में आप देखते हैं तो ग्रामीण विकास विभाग को 22,392 करोड़ रुपया, यानी स्कीम बजट में सबसे ज्यादा पैसा ग्रामीण विकास विभाग को गया है। तो 1 मिनट में ये करूं, बजटीय भाषण जब आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ भी है बिहार में अभी भी 89% आबादी, मतलब 90% आबादी गांव में रहती है, जो राज्य सरकार की घोषणा है बजटीय भाषण में, और 76% आबादी, मैंने 2/3 से अधिक संख्या बिहार में अभी भी कृषि पर निर्भर है। अब कृषि के लिए कितना है, ये ग्रामीण विकास कृषि का मसला नहीं है, ये गांव का विकास का मसला है। आगे चलेंगे इसमें। तो ग्रामीण विकास विभाग 22,392 करोड़, लेकिन आप जिस कृषि की बात कर रहे हैं जी, वहां सिर्फ 2,525 करोड़ रुपया ही है दिया गया है। और अगर पूरे बजट को देखते हैं, 100% अगर पूरा बजट मान लेते हैं, तो कृषि विभाग पर होने वाला खर्च सिर्फ 2.07% है, मात्र 2% करीब। ये जो 2% खर्च चल रहा है, मैं आपको और थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊं, ये खर्च वो है जो स्कीम चल रही है उसके लिए है। और इसी पैसे में अगर राज्य सरकार को कुछ नया अफलातून स्कीम लाने का प्लान हो गया तो उसके लिए भी जो पैसे का प्रावधान है वो इतना ही है। देखिएगा, निश्चित तौर पे आने वाले समय में अनुपूरक बजट ला करके जो बजट ये लाते हैं, उसी को अनुपूरक बजट, मतलब एक प्रकार से लाना एक प्रकार से अपराध की तरह। अनुपूरक बजट जो सर बता रहे हैं, अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब इस बजट से आपका काम नहीं चल रहा है, इस बजटीय प्रावधान से आपको अलग एक बजटीय प्रावधान लेना है, तब अनुपूरक बजट लाते हैं। अन्यथा ये बजट लाना सरकार की वैधानिक मजबूरी है। अगर जो बजट पेश न हो, बजट का अनुमोदन सदन से न हो, तो राज्य पर वित्तीय संकट आ सकता है, लिहाजा इस समय बजट लाया गया है। लेकिन सर जो कहना चाह रहे हैं, इनके कहने का तात्पर्य यह है कि यह बजट एक आईवॉश है,
अनुपूरक बजट जो आएगा वो राज्य सरकार का ठोस बजट होगा। उसमें सीधे सीधे समझ में आएगा कि राज्य सरकार की योजनाएं हैं क्या और राज्य सरकार की आर्थिक शक्ति है कितनी। पिछली दफा भी अनुपूरक लाया गया, हमेशा ला रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा विभाग, इसका भी समझिएगा खेल होगा, इसमें भी खेल बड़ा है। 18,351 स्कीम बजट में इसका है, ऐसे तो 68,000 या 60,000 अब 68,000 करोड़ रुपया जो शिक्षा विभाग को दिया गया है, इसमें मैं आपको बताऊं जो राज्य सरकार की घोषणा है 68,216 करोड़ रुपया, इसमें हाल में 3 नए विभाग बनाए गए, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और एक विभाग और बनाया गया है। अब ये 68,000 में 8,000 करोड़ रुपया रखा गया है उच्च शिक्षा के लिए, और उच्च शिक्षा में पेंशन, वेतन और प्रतिबद्धता के लिए 7,000 करोड़ रुपया है और मात्र 1,000 करोड़ रुपया है जिसमें वो उच्च शिक्षा को लेकर नया स्कीम कुछ ला सकते हैं। अब जो 68,000 में 58,000 करोड़ रुपया बच गया, उसमें जैसा ये बता रहे हैं कि 18,351 करोड़ रुपया ही नए स्कीम के लिए रखा गया है। इसमें उच्च शिक्षा भी है और कॉमन शिक्षा भी है। तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य विभाग है, जिसे मतलब 10,000 33 करोड़। हाँ, नगर विकास विभाग चौथे नंबर पे है, 9,493 करोड़ जी। ग्रामीण कार्य विभाग जी, ये 8,09,03। हाँ। छठे नंबर पे समाज कल्याण विभाग, 7वें नंबर पे पथ निर्माण विभाग, 8वें नंबर पे जल संसाधन विभाग, 9वें नंबर पे कृषि विभाग, जिसका जिक्र हमने अभी किया कि स्कीम बजट में उस पर प्रतिशत का हिस्सा अगर देख लें तो 2.5% से थोड़ा सा ज्यादा खर्च है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण PhD जो नल जल योजना। अब इसमें मैं 2 चीज आपसे ये कहना चाहता हूं। बिहार सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रहती है और बिहार में एक बड़ी त्रासदी है, जल संसाधन, बांध नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण सब इन्हीं के जिम्मे है। जिस चीज से राज्य हर साल जूझता है उसके लिए इनके पास मात्र 3.96% आवंटन है। हाँ, मतलब ये पूरा टेंडर का मसला है, पूरा टेंडर का मसला है। और स्वच्छ जल योजना, हर घर नल जल, नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसको शायद केंद्र सरकार ने भी अडॉप्ट कर लिया, और ये स्वच्छ जल के नाम पर जो PHED का काम है उसके मद में कितना है, तकरीबन 2,000 करोड़, मतलब 1.64%, और पूरे बजट का 1.64। हाँ, बाकी अन्य विभाग में सब है जिसमें 29,371 करोड़, बाकी 29,371 करोड़ रुपया में जिन 9-10 विभागों की चर्चा हुई उसके अलावा तमाम विभाग हैं। अब थोड़ा सा खेल को समझिए। अब खेल को यह समझिए कि पिछले बजट से अब तक जी एस्टेब्लिशमेंट अगर 3,47,000 करोड़ रुपया ये खर्च कर रहे हैं, अब इनका प्रोग्रेस थोड़ा देखिए। पिछली बार जो चेंज था एस्टेब्लिशमेंट और कमिटमेंट माने जिसमें 60% अभी जा रहा है, स्थापना और वेतन मद से लेकर के ऑपरेशनल, पेंशन, सब चीज, उसमें माने व्यवस्था चलाने में, इसको ऐसे समझिए, व्यवस्था चलाने में जो खर्च है। तो पिछली बार इन्होंने बढ़ोतरी किया था 18% का, ठीक है जी। इस बार बढ़ोतरी किया 12% का। हाँ, 12%, 12.5% का। तो 2024 के मुकाबले तो 30% हो गया ना। हाँ, 12% का हो गया। अब समझिए 30 पर मिला जुला के, है ना जी, जी। लेकिन खेल कहाँ खेल रहे हैं कि एक तरफ स्थापना में, वेतन में या ऑपरेशनल खर्च में, पेंशन में, ये खर्च के लिए राशि बढ़ा रहे हैं 12%, 12.5% रखिए, और 18 जोड़ लीजिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, वो ठीक है जी। अब थोड़ा समझिए कि लेकिन स्कीम योजना मद में जहां विकास दिखेगा, जिससे बिहार का विकास होगा, वहां जो मेरी समझ में है, वहां ये बढ़ोतरी कर रहे हैं सिर्फ 4.62% का। ये पिछले बार के मुकाबले है। हाँ, पिछले बार के मुकाबले है। 2024-25 में इन्होंने 3.33 का किया था जी। और इस बार ये 4.62 कर रहे हैं। तो ये बढ़ा कहाँ रहे हैं, ये तो पैसा ले दे के जहां है वही है। इसलिए कि हर साल तकरीबन 4 से 6% तो कीमतें वैसे ही बढ़ जा रही हैं। इन्फ्लेशन रेट है। हाँ। तो आप अगर जो 6% इन्फ्लेशन रेट को मान लिया जाए तो उससे कम आप बढ़ा रहे हैं, मतलब कि कीमत जितना बढ़ेगा उससे कम रुपए का आवंटन है, काम पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर जितना ये बढ़ाए हैं उतना ही कीमत उछाल लेता है
तब ले दे के किसी तरीके से आप काम पूरा करने की स्थिति में होंगे क्या? जी जी। अब वही चीज ये तो हमने बता दिया कि स्कीम बजट में कैसे झोल है जी, और कैसे इन्फ्लेशन रेट से भी इनकी जो बढ़ोतरी कर रहे हैं वो भी कम है जी। अब थोड़ा देखिए एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन में हम सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं जी। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट होगा, शिक्षकों की संख्या ज्यादा होगी, वो एक बड़ा आकार का विभाग है, वहां लोग ज्यादा हैं, इतना टीचर 4 लाख 5 लाख टीचर है। अगर टोटल देखते हैं तो 60,204 जी करोड़ रुपए जी, जिसमें 18,300 इसमें इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया हायर हायर एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट जी, जहां इसी 18,351 में अगर ये टोटलिटी में देखेंगे तो 8,012 करोड़ रुपया ये हायर एजुकेशन को दे दिया। हायर एजुकेशन को दे रहे हैं जिसमें सिर्फ आप जो कह सकते हैं कि सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया स्कीम के लिए है। स्कीम पे है। तो 1,000 करोड़ रुपया में कौन सा, इसका मतलब साफ है कि मतलब एक अब बजट बनाने वाले लोग अपने तरीके से बड़े बड़े आईएएस हैं और आर्थिक विभाग के सलाहकार या जो एडॉप्ट ये कहीं से ये लोग हायर करते हैं वो भी बनाते हैं, लेकिन सवाल इसका है अब थोड़ा सा यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एक बनाया गया। हाँ बिल्कुल, ये भी नया बनाया गया है, ये चुनाव के बाद नई सरकार ने ये डिपार्टमेंट बनाया है। 3 डिपार्टमेंट बनाया गया, उसमें इसमें ये भी डिपार्टमेंट बनाया गया यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, जिसमें कौशल विकास या बाकी चीजों की बात करते हैं। अब समझ लीजिए कि सिर्फ 1,379 करोड़ रुपया, अगर हमारे आपके हिसाब किताब से तो 1,379 करोड़ रुपया, राज्य सरकार के पास जो पैसा होता है तो हिसाब किताब समझिए, इतनी बड़ी जनसंख्या, आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है जिसमें ये अनुमानित है कि बिहार में राष्ट्रीय स्तर पे युवा जो सर्वाधिक हैं, मिड की बात कहते हैं कि 29-30 साल से आधी आबादी ज्यादा है। हाँ, और 29 साल से नीचे ये राष्ट्रीय है। बिहार में ये 22 साल का पैरामीटर बिहार में ये 22 डिवीजन लाइन 22 इयर्स है, जहां आधी आबादी 22 साल से ज्यादा है और आधी आबादी 22 साल से कम है। अब उसके लिए आप और रोजगार की बात करते हैं, कहीं पोस्टर संभवतः लगा हुआ था, डबल रोजगार पता नहीं कैसे होता है, डबल रोजगार कैसे देंगे? आप कह सकते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है उसको दुगना कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन रोजगार दुगना कैसे करिएगा? तो इस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1300 टोटल है। टोटल है 1,379 करोड़ रुपया और स्कीम पे 834 करोड़ रुपया है। भला बताइए इसमें होगा क्या? ये खेल ये है। तब है जब यहां पर युवाओं की आबादी सबसे अधिक है, बिहार विकास के हर पैरामीटर पर पीछे है, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार सब ये कह रहे हैं कि युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा ताकि प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर भी युवा बेहतर अवसर रोजगार के प्राप्त कर सकें। अगर आप स्किल्ड नहीं हैं, अगर आप किसी खास हुनर से हुनरमंद नहीं हैं, आपके अंदर कोई खास गुण नहीं है, तो आप एक सामान्य मजदूर हैं। स्किल मतलब हुनरमंद करना, और हुनरमंद करने पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार खर्च इसलिए करती है कि आप सिर्फ मजदूर से एक पायदान आगे हों। अब उस एक पायदान आगे करने के लिए राज्य सरकार जो आपके ऊपर खर्च करना चाहती है वो रकम बता रहे थे, जैसा कि कितना है, 834 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। यह भी ध्यान में रखिएगा कि ये प्रस्तावित है। अनुपूरक बजट में ये आंकड़ा कम भी सकता है और बढ़ भी सकता है। 834 करोड़ रुपया, मतलब राज्य सरकार के लिए, जहां मैं वही बता रहा हूं कि आप एक तरफ युवाओं की बात करते हैं, रोजगार 1 करोड़ देने की बात कर रहे हैं, इससे पहले 1 करोड़ रोजगार देने की बात। ये जो बजटीय भाषण है उसमें भी रोजगार के लिए, चूंकि आपने रोजगार शब्द कहा इसलिए मैं कह रहा हूं, रोजगार के लिए 50 लाख करोड़ रुपया निजी निवेश की बात की गई है कि 50 लाख करोड़ रुपया निजी निवेश कराया जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि 2024-25 में 312 औद्योगिक इकाई के लिए 33,551 करोड़ रुपए निजी निवेश का प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव में 196 इकाई के लिए 2348, ध्यान रखिएगा, 2348 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मिली है।
तो गति जब ऐसी है तो कैसे 50 लाख करोड़ रुपए का निजी निवेश के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा, और इस निजी निवेश के लक्ष्य के माध्यम से आप रोजगार की स्थिति को और रोजगार की चुनौती को प्राप्त कीजिएगा। हालांकि कुछ अवसर, कुछ तस्वीर सुखद भी हैं, जैसे नवादा के वारसिलीगंज में अडानी के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री जो लगाई जा रही है। कई जगह पर इथेनॉल की फैक्ट्रियां पिछले 2-3 सालों में लगी हैं, ये सुखद है। लेकिन ये दुखद है कि उनमें से 80% फैक्ट्रियां या तो बंद हो गई या बंद होने के कगार पर है। तो ये एक तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष बताया जाता है, दूसरा पक्ष नहीं बताया जाता है। हम ये बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जानकारी में हो कि राज्य सरकार राज्य की वित्तीय स्थिति और राज्य के विकास के लिए क्या क्या कर रही है। जी बिल्कुल। और जो घोषणाएं बड़ी हुई उसमें 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, सभी सिंगल लेन सड़कें होंगी, प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा को पूरा किया जाएगा, ये मूल है। और ये तमाम चीजें तो चल रही हैं। नई घोषणा के नाम पर अभी तक कुछ सुनने को नहीं मिला है, सिवाय इसके डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और अलग से आपको विस्तार से समझाएंगे कि ये डिफेंस कॉरिडोर कैसे बनेगा, क्या योजना है और इससे कितना फायदा होगा बिहार के लोगों को। हाँ, मतलब एक चीज और कहा गया है कि बिहार की आर्थिक वृद्धि, ये पूरा मतलब आंकड़ों का खेल है कि 14.9% की दर से बढ़ने का अनुमान है 12, और किसानों के लिए ये भी, इसमें भी एक खेल है। ये जो आर्थिक वृद्धि है बताया जा रहा 14.9%, आप गौर कीजिएगा पिछले 2-3 सालों से तो ये लगातार गिर रहा है विकास दर। विकास दर लगातार ये गिर रहा है। ठीक है, हम डबल डिजिट में हैं, लेकिन ये पिछले साल के मुकाबले उसके बाद गिर रहा है। तो प्रश्न पूछने पर तो ये आराम से कह दिया जाएगा ना कि राष्ट्रीय स्तर पर ही गिर रहा है, तो हम भी गिर रहे हैं। हाँ, तो अगला जहर खा लेता भी जहर खा लीजिए। हाँ, वही बात है ना कि अमेरिका में आग लग गई तो मेरे के यहाँ भी आग लग जाए, राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हो जाए तो मेरे के यहाँ भी हो जाए। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जैसे बजट में छात्राओं युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलपमेंट के बारे में हमने बताया, युवाओं के लिए तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार, 10 जिलों में मेडिकल कॉलेज हर पंचायत में। लेकिन भाई उस पर पैसा कितना खर्च है? 834 करोड़ रुपया स्कीम बजट में है। तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है, नहीं बाकी चीज़ें जो संभावना है। आम लोगों के लिए बहुत कुछ था नहीं इस बजट में, जैसे राष्ट्रीय बजट में भी आम लोगों के लिए बहुत कुछ था नहीं, है ना। तो ये कुल मिला करके मुझे जो दिखता है, जो पैसे का बंदरबांट जिस तरीके से है, और 12 मिनट के अंदर बजट वित्त मंत्री जी ने पढ़ लिया। एक चीज और इसमें पूरे बजट में चौंकाने वाला था जी, 12 मिनट में वित्त मंत्री जी बजट निपटा दिए। चलिए, उनका उम्र का हवाला है, हो सकता है तबीयत अच्छी नहीं होगी, ये भी एक उपाय है कि किसी जूनियर मिनिस्टर को दे सकते थे वो पढ़ने के लिए। बजट का डॉक्यूमेंट्स पत्रकारों को जो वित्त सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिया गया, शायद इसके पीछे मंशा यह रही होगी कि डॉक्यूमेंट्स हाथ में आ जाएगा, पत्रकारों के हाथ में डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा तो सवालों की संख्या ज्यादा होगी। इसलिए डॉक्यूमेंट्स तब दो जब हम अपनी बात कह चुके हों, को घर पर जाके ऑफिस में जाके मिलाते रहें कि हम जितना कहें हैं और जितना लिखे हैं उन दोनों में कितना का फासला है। एक बात और आप लोगों को बताऊं, ये हमने बताया कि बिहार सरकार खर्च कहां कहां करेगी, आएगा कहां से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार के पास जो आता हुआ धन दिख रहा है वो तकरीबन 3 लाख करोड़ का दिख रहा है। इसमें से बिहार सरकार के अपने बूते जो कलेक्शन है वो 75,202 करोड़ रुपए का है। ठीक है, अब ये 75,202 करोड़ रुपए में आधा SGST है और शेष जो है वो बिहार सरकार के अपना है। मतलब 37,000 करोड़ का खेल बिहार सरकार के अपने बूते है। बिहार सरकार बहुत इसमें खेल करेगी, बहुत रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी तो इसको 40,000 कर सकती है। चूंकि जहां जहां से बिहार सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जैसे रजिस्ट्री से, खनन से, अस्पताल में आप ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, वहां जो 5 रुपए की 10 रुपए की पर्ची कटवाते हैं, ये तमाम जो चीजें आती हैं, आप पर जो रोड पर क्या कहते हैं चालान कर दिया जाता है, इन तमाम चीजों पर सरकार अपने पीक पर है। अब उसके बाद सर्किल रेट बढ़ाने की बात चल रही है। अगर सर्किल रेट इसके बाद बढ़ाया गया तो फिर सर्किल में रजिस्ट्री पर संकट आ जाएगा। इतनी आर्थिक क्षमता बिहार के लोगों की मजबूत नहीं है कि आप फिर से सर्किल रेट बढ़ा दें,
रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश में, और आपके सर्किल रेट बढ़ने के बाद रेवेन्यू जनरेशन की गति वही बनी रहे जो पहले से बनी हुई थी। ये एक हमारा संक्षिप्त आकलन बिहार बजट को लेकर। यह आकलन इसलिए जरूरी था कि वित्त मंत्री ने मात्र 11-12 मिनट में पूरे बजटीय भाषण को निपटा दिया, और वित्त सचिव ने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उस समय पत्रकारों को दस्तावेज दिया ही नहीं गया था। लिहाजा पूरे बिहार सरकार के बजट का एक बजट की एक समीक्षा जरूरी थी। हमने कोशिश की अपने स्तर से बिहार सरकार के द्वारा 3 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में पेश बजट की समीक्षा करने की। हम इस बात को आसान शब्दों में समझना और समझाने की कोशिश कर रहे थे। आगे भी हम बने रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर पर हम एक अलग से कार्यक्रम करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि डिफेंस कॉरिडोर क्या है, और बिहार सहित देश के तमाम राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए। इसको दिनकर के शब्दों में, मतलब अगर बजट को देखें जी, तो दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा में एनआरकी एक लिखा है जी, उसमें एक पंक्ति है जी, ढोल है कि पोल है कि नेहरू के कारण ही सारा गंडगोल है। तो नेहरू जी तो नहीं है, लेकिन नेहरू शब्द यहाँ सांकेतिक समझिए, सांकेतिक बाकी कुछ कहने के लिए है नहीं। बिहार के खजाने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और जो परिस्थितियां पैसों में दिख रही हैं, जो खजाने की दिख रही हैं, जो हमारे और धीरेन्द्र के समझ में आया, छोटा सा ही 12 मिनट का अगर बजट भाषण है तो हम लोग उन्हें उससे ज्यादा तो हम लोग कर चुके हैं। कर चुके हैं, और हमने आपको समझाने की कोशिश की कि पैसा का बड़ा चंक कहाँ जा रहा है, और विकास के पैमाना को तय करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है वो कितना है। इसीलिए हमने कहा कि संभवतः पिछली बार की तरह फिर से कोई अनुपूरक बजट लाया जाए। और फिर मैं बता रहा हूँ कि यह बजट भाषण भी और ये बजट जो है औने पौने ढंग से तैयार किया गया है। यह हमारे पास पुख्ता जानकारी है इस विषय पर, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। हम बने हुए देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।